नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, हम रेगुलर सीटेट के पेपर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा पेपर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हमारे जो जितने भी पुराने पेपर हैं उनको आप देख सकते हैं। उनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम पेपर का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं और कितने ज़्यादा प्रश्नों पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो रेगुलर पेपर डिस्कस तो कर लेते हैं, लेकिन वो मुश्किल से 5 या 6 प्रश्न लाते हैं, लगभग 10 प्रश्न लाते हैं जिसमें डिस्कस करके चले जाते हैं। ठीक है, वो कहीं से इधर उधर से कर लेते होंगे, वो मेरे को नहीं पता। पर ये है कि हमारे चैनल पर जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं वो अधिकतम देखने को मिलेंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं हमारे चैनल पर आपको। आप इसका अंदाज़ा आप पुराने पेपरों का जो एनालिसिस हमने कर रखा है उनके प्रश्नों का पेपर देख सकते हैं कि कैसा लेवल हमने जो डिस्कस कर रखा है वो किस प्रकार से कर रखा है, कितने ज़्यादा प्रश्नों की जो क्वांटिटी हम देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक प्रश्नों का जो विश्लेषण कर रखा है वो हमने बहुत अच्छे से कर रखा है। ठीक है, अब एक बच्चे ज़्यादातर यही कमेंट कर रहे थे कि हमारा पेपर कब है, जो हमारा पेपर जो कैंसिल हुआ था। तो देखिए, ऑफिशियली भी अनाउंस हो चुका है और इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों का 16 को जो रिजेक्ट हुआ था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, उनका जो दोबारा एग्ज़ाम होना था वो अब होगा 17 को। ठीक है, ये 17 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। जो 16 दिसंबर को जिनका कैंसिल हुआ था उनका होगा 17 जनवरी को, ये ध्यान रखें। और जिन बच्चों का 17 को जो कैंसिल हुआ था उनका होगा अब 21 को। ठीक है, 21 जनवरी को। तो ये आप विशेष ध्यान रखें दोनों का। और एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो शायद पहले से चेंज देखने को मिलेगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। पहले का जो एडमिट कार्ड है उसके भरोसे नहीं रहे, जो नया एडमिट कार्ड है वही निकाले आप, क्योंकि सेंटर आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी कम हो रही है, तो कुछ प्रश्नों की संख्या आपको थोड़े कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे जिस हिसाब से कम हो रहे हैं उस हिसाब से प्रश्नों भी हमारे को उतने ही प्राप्त हो रहे हैं। तो जितने बच्चे प्रश्न भेज रहे हैं उतने प्रश्नों पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। फिर भी हम थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हम पेपर का अपलोड हैं जो थोड़ा लेट करते हैं वो इसीलिए कर पाते हैं, क्योंकि कई बच्चे कमेंट करते हैं सर आप थोड़ी लेट पेपर अपलोड करते हैं, जैसे ही एग्ज़ाम छूटे उसी समय कर। हम भी करना चाहते हैं उसी समय, और सोचता हूँ कई बार लाइव आके भी आपको ये चीज़ें बताऊँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चों के जो क्वेश्चन रेगुलर आते रहते हैं तो थोड़े लेट तक आते हैं, कई बच्चे थोड़ा लेट भेजते हैं, तो इसलिए मैं सभी पेपर जितने भी आते हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक साथ आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, आज का जो 11 तारीख का पेपर है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आज का सीटेट का पेपर हुआ, ठीक है, आज का जो है वो देखें। पहला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो किसने दी थी? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो जीन पियाजे ने दी है, आपको अच्छे से पता होगा। इन्होंने 4 प्रकार की अवस्था, इसकी डिस्कस वीडियो मैंने देखी, आप कल वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने सुबह ही अपलोड किया था, तो उसको आप डिटेल से देख सकते हैं। मनोविज्ञान की पूरी संपूर्ण मैराथन मैंने उसमें करा रखी है। उसमें से अगर आप वो वीडियो कंप्लीट देख के चले जाओगे तो आप मनोविज्ञान में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो। अगर वो वीडियो आप कंप्लीट देख जाते हैं तो उसमें जितने प्रश्न अभी तक पेपर में जितने भी बने हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कस हमने कर रखा है, और आगे जो प्रश्न बन सकते हैं उन सिद्धांतों से या फिर उस टॉपिक से, वो सभी टॉपिक मैंने थोड़े डिटेल से बता दिए ताकि आगे भी कोई प्रश्न बन सके। क्योंकि इस बार जो प्रश्न देख रहे हैं वो सभी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखें। वो आप मैराथन देख के जाएँ मनोविज्ञान की, जो मैंने सुबह ही अपलोड की, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मनोविज्ञान में आप बहुत ईजिली हल कर पाओगे। बाकी उसकी नेक्स्ट है जो मैं बना रहा हूँ अभी, या तो कल तक अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम ईवीएस पे भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, जानवर जो दांत से नुकीले, देखिए जो ऐसे जो जानवर होते हैं, छोटे जानवर जो कि दांत से नुकीले रहते, दांत उसके नुकीले रहते हैं और वो कुतरने का कार्य करते हैं, तो गिलहरी, चूहा। आपको ऑप्शन पे जाना, अगर चूहा आता है तो चूहा, गिलहरी आती है तो गिलहरी पे। ठीक है, छऊ नृत्य पूछा गया था, तो छऊ नृत्य आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। देखिए, मैं तीनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपसे ये प्रश्न पूछे, क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं, तो इन पे ध्यान रखना। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों राज्यों पर छऊ नृत्य किया जाता है, और तीनों प्रकार से छऊ नृत्य अलग अलग प्रकार से, लेकिन नाम तीनों का सेम ही है, तो तीनों जगह किए जाते हैं। और ये किए जाते हैं संगीत नाटक अकादमी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो कौन से नृत्य हैं? जैसे छऊ नृत्य, बिहू नृत्य हमारा लोक नृत्य है। कौन से? लोक नृत्य है। और हमारे आर्ट्स है ना, शास्त्रीय संगीत है, यानी शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य, वो भी डिसाइड किए जाते हैं संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, जिसमें 8 में आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत इजीली आप कर पाओ। तो कथक नृत्य हैं, ठीक है, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं जो 8 हैं, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 बताए गए हैं। ये कथक है वो यूपी का है, मणिपुरी है मणिपुर का है, और क्षत्रिय है वो असम का है, ओडिसी है ओडिशा का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और मोहिनीअट्टम और कथकली है केरल का, यानी केरल में 2 है। तो इनको भी आप थोड़ा देख के जाए।
ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आया वो इस प्रकार से पूछा गया था कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, अत्यधिक बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे धूप का प्रयोग किया जाता है सेकने के लिए, मतलब खुद को गर्म करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, वो मनाली, आपको ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे मनाली जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, तो ये उत्तर होगा। घर से प्रश्न पूछा जा रहा है। कल भी मैंने बताया था, जो कल का पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बार जो डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछा गया कि मिट्टी के घर कहाँ पे हैं। जब स्टार्टिंग में पेपर हुए थे तब ये पूछा था कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते थे, वो सीधा नहीं पूछ रहा। इस बार क्या वो ऑप्शन मिला रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी के घर, ठीक है, यहाँ पे पत्थर के घर, ठीक है, और यहाँ पे बांस के घर। तो इस प्रकार से इनका मिलान करवा रहा है। तो ये ध्यान रखें, ये मिलान वाले प्रश्न आ रहे हैं तो सभी आपको पता होने चाहिए। तो मिट्टी के घर राजस्थान में, पत्थर के घर की अगर बात करें तो ये लद्दाख में होते हैं और इनकी छत होती है वो समतल होती है। बांस के घर की अगर बात करें तो ये असम में पाई जाती है और इनकी छत होती है वो ढालदार होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश अत्यधिक होती है, कारण यहाँ पे बांस नीचे गाड़े जाते हैं, उसके ऊपर मकान बनाए जाते हैं, इसलिए ये इनकी छतें होती है ढालदार होती है ताकि पानी रुके नहीं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो वो ऐसे तो 8 है वर्तमान में, लगन अगर ऑप्शन में आपको 8 नहीं दिखे, 9 दिखे तो आपको 9 भी करके आने हैं। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, वो मुंबई से चंडीगढ़ जा रहा है, तो वो कौन से बीच में शहर उसके पड़ेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, दिल्ली भी पड़ता है, एमपी भी पड़ता है। तो आपको ऑप्शन जिस हिसाब से दिखे वो करना है। केंचुआ के बारे में पूछा है, तो केंचुआ क्या है। तो एक किसान का मित्र है ये केंचुआ, एक प्रकार का ऐसा जो जानवर होता है, ठीक है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को पोला करता है, खोदता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी इसमें अपसारी चिंतन आया। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब है यानी एक चीज़ के लिए 10 प्रकार के थिंक यानी सोच रखना, और एक होता है वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी एक चीज़ के लिए एक ही प्रकार का सॉल्यूशन रखना, अभिसारी चिंतने वाले होते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में गए। लिंगू फैन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल से बता रखा है। हमारे पुराने पेपरों का आप स्टेशन देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। आप आने वाले प्रश्न हैं तो आप इजीली सोल्व करें। अगर पुराने पेपर आप हल भी करके चले जाते हैं ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ आपके आने वाले जो पेपर हैं उनमें आप इजीली स्टेट तो नॉर्मली पास कर ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हांगकॉन्ग का है, इसे सांप का जो सूप है वो बना के भी पिया जाता है और सांप को काट कर भी खाया जाता है, तो वो लिंगू फैन भोजन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हांगकॉन्ग में खाया जाता है। इटली नारियल और नारियल की करी जो बनाई जाती है वो कहाँ का भोजन है, तो केरल है। अरे ये ट्रेपियो का जो है उसका पौधे के अनुसार भी अगर प्रयोग में किया है, ट्रेपियो को कहाँ का है, तो वो भी केरल का है। भोजन संबंधी कुछ बातें और हैं जो हम जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। छोले भटूरे कहाँ के हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। छोले भटूरे की अगर बात करें तो पंजाब का है। कचनार की अगर पूछे, कचनार की सब्ज़ी बनाई जाती है तो यूपी के अंतर्गत। सहजन के पकौड़े और सहजन की सब्ज़ी की बात आती है तो महाराष्ट्र में है। अगर केले की सब्ज़ी की बात पूछे, ठीक है, तो वो केरल में बनाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं सरसों एवं मछली का जो भोजन बनाया जाता है वो होता है जम्मू कश्मीर में। नारियल एवं मछली का भोजन से मिलनी जुलनी वाली जो भोजन है वो गोवा का है। उसके बाद सांप का सूप और सांप को काट कर जो खाया जाने वाला भोजन है उसे लिंगहू फैन कहा जाता है, और वो कहाँ पे खाया जाता है, हांगकॉन्ग में। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न है वेग वॉश पॉलिसी की बात, यानी एनईपी से प्रश्न है ये। ठीक है, एनईपी 2020 से प्रश्न बना है जिसमें ये पूछा गया है कि वेग वॉश पॉलिसी क्या है। तो वेगवास पॉलिसी है किताबों का भार, यानी अपना जो बच्चा है, बच्चा के जो पीछे जो बैग होता है उस बैग का भार कम करना, यानी किताबों को थोड़ी शॉर्ट रूप में बनाना ताकि सिलेबस को थोड़ा कम करना, इसका मेन उद्देश्य यही है। नारियल की चटनी, देखिए नारियल से संबंधित प्रश्न आए तो आपको केरल पे सीधा जाना है। ईवीएस को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, यानी पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, या तो उसको भ्रमण से समझाए या फिर वीडियो के माध्यम से। और अब बच्चे अगर थोड़े बड़े हो तो चर्चा परिचर्चा भी चली जाती है। तो देखिए अगला प्रश्न समावेशी शिक्षा से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा होती क्या है, इसमें डिटेल्ड वीडियो मैंने सुबह की क्लास में, आपकी सुबह की जो मनोविज्ञान की मैराथन है, सीडीपी की मैराथन, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया है इसको। तो इसमें समझ आधारित जितने प्रश्न बन रहे हैं वो सभी मैंने वो उसमें ले लिए हैं। तो वो अगर वीडियो देखते हैं तो आप उसमें बहुत सी चीज़ें आप कवर कर लेते हो, मतलब मनोविज्ञान आपको बाहर नहीं मिलेगी उससे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिकरण पे प्रश्न बना है। ठीक है, सामाजिकरण पे प्रश्न ये बना है
कि बच्चा है समाज के साथ रहते हुए आपस में बच्चे हैं, दो बच्चे आपस में मेल जोल से रहते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया के अधीन रहते हैं, तो सामाजिकरण, समाज से ही जो मेल मिलाप की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। अधिगम संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछ रहे, समझ आधारित ही पूछ रहे हैं, इतना विशेष आप ध्यान रखें। थीम से प्रश्न आया है कि 2020 की जो वो 21 की थीम कौन है, पारिस्थितिकी बहाली, ठीक है, ये ध्यान रखना, पारिस्थितिकी बहाली ये 2021 की थीम है। अगर 2020 की थीम पूछ ले तो जैव विविधता 2020 की। अगर पर्यावरण दिवस का पूछे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, एनसीएफ किससे प्रश्न पूछा है कि बालक है, छोटा बच्चा अगर कक्षा में पढ़ रहा है, अगर वो किसी कारणवश फेल हो जाता है तो उसके फेल होने का रीज़न क्या है, क्या बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, या बच्चा पढ़ने में वीक था, या फिर वो स्कूल बंक करता था, या पूरी स्कूल मैनेजमेंट है उसकी गलती है। तो इसमें देखिए, हमेशा मैंने कल भी थोड़ा डिटेल से इसी बात को बताया था, विशेष जोर दे के कहा था कि बच्चा कभी भी गलत नहीं होता। बच्चा, हम कहते हैं ना, बच्चा भगवान का रूप होता है, इसमें सचमुच बच्चा भगवान ही होता है, क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली है उसका केंद्र बिंदु बालक ऐसे ही नहीं कहा गया, बालक को भगवान माना गया, बालक को सर्वे सर्वा माना गया है। कभी कोई बात हो जाती है तो बालक हमेशा सही होता है, बालक कभी गलत नहीं होता। अगर बालक की कभी गलती है तो पूरा स्कूल मैनेजमेंट ही गलत है, ये ध्यान रखना, बालक कभी भी गलत नहीं होता। अगला देखिए, आरटीई से पूछा है कि आरटीई मुख्यतः किस पे जोर देती है, जिसमें हम बात करते हैं आरटीई 2009 की, ठीक है, ये ध्यान होगा आपको, ठीक है। 2009 में आरटीई की अगर जोर देता है तो 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा, ध्यान रखना, निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करती है। और एक प्रश्न देखिए, ये बनाया कि 25 मिलियन को भारतीय में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, तो 25 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं, ये आपको पता है, मैंने पहले भी 2-3 क्वेश्चन इसमें हल करवा दिए जो पूछे गए हैं। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 25 मिलियन बराबर इसमें 250 लाख, यानी 2 करोड़ 50 लाख। तो दोस्तों आज के थे ये प्रश्न जो आपके सामने, जितने मेरे पास आज थोड़े प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम देखने को मिली है, क्योंकि पेपर धीरे धीरे ख़त्म होने को आए तो बच्चे भी कुछ कम भी बच रहे हैं अभी सेंटरों पर। तो जितने बच्चे हमारे साथ संबंधित हमारे से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों ने जितने प्रश्न भेजे हैं वो सभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कल वाले पेपर में बहुत अधिक प्रश्न आपको देखने को मिले। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी एग्ज़ाम अभी आगे होने वाली है तो अगर आप इन पुराने प्रश्नों का एनालिसिस भी देख के चले जाते हो तो आपका सीटेट तो ईजिली निकल ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर भी करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।